हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था जो काम तलाशते हुए इधर उधर घूमता है और पूरा दिन काम न मिलने की वजह से वह बहुत परेशान हो जाता है और रात जब वह थक कर अपने घर जाता है, घर में घुसते हुए उसकी बीवी से पैसे मांगती है। अजी सुनिए, मुझे कल पैसों की जरूरत है। मुझे कल चिंटू को मेले में लेकर जाना है। क्या पैसे? मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। क्या आपके पास पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो हमें से घर का खर्चा नहीं चलेगा। जिन लोगों से पैसे लेने थे उन लोगों ने तो मना कर दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? काश मैंने तुमसे शादी करने से मना कर दिया होता तो मुझे यहाँ कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। जब से तुमसे शादी करके इस घर में आई हूँ तब से एक दिन भी सुख से नहीं रह पाई। कभी सोचा है तुमने मेरे लिए या फिर हमारे बेटे के लिए क्या किया हुआ था? चिंटू के प्रति पापा होने का फर्ज कोई निभाया ही नहीं है। ऐसा कहकर रोते हुए सीमा चली जाती है और हरिया देर रात तक मन ही मन सीमा की कही बातों को सोचता है और सोचता है, मैंने कभी अपनी पत्नी और अपने बच्चे को कोई सुख नहीं दिया। वो यही सारी बातें सोचता हुआ उठकर परेशान होकर चला जाता है और थोड़ी देर चलते चलते वो जंगल में चला जाता है। वहां जैसे ही वो पहुंचता है तो उसे वहां एक तालाब दिखता है और वो सोचने लगता है कि मैं इस तालाब में कूद जाता हूँ। इस रोज रोज की किचकिच भरी जिंदगी से तो डूबकर मर जाना ही बेहतर है। फिर सोचकर हरिया तालाब में कूद जाता है और जैसे ही वो तालाब में कूदता है तालाब में बवंडर आ जाता है और हरिया को उठाकर बाहर फेंक देता है। अरे क्या हो रहा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पहले से ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा फुर्तीला हो गया हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सच है। तभी तालाब में से आवाज आती है। यह आवाज सुनकर हरिया बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए इधर उधर देखते हुए पूछता है, कौन है? कौन है ये आवाज किसने दी? जो भी है सामने आओ। तभी तालाब में से पानी निकलकर बोलता है, हा 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 हा, मैं एक जादुई तालाब हूँ। तालाब को ऐसे बोलता देख हरिया और ज्यादा डर जाता है। मेरे पानी में कुछ अच्छा सोचकर या बुरा सोचकर मेरे तालाब में आता है, मैं उसका उल्टा कर देता हूँ। तुमने चाहा तुम मर जाओ, वैसे ही तुम्हारे साथ सब उल्टा हो गया, इसलिए तुम बच गए। अरे फिर तो आप मेरे बहुत काम आ सकते हो। काम तो मैं आ सकता हूँ लेकिन सिर्फ उल्टे कामों में, क्योंकि मैं कोई भी काम सीधा नहीं करता हूँ। हाँ, मैं सारी बात समझ गया तालाब जी। और फिर हरिया इधर उधर देखता है। उसे तालाब के पास एक मटका दिखता है। उस मटके को उठाकर तालाब के पास ले आता है और फिर तालाब हंसते हंसते उस मटके में चला जाता है। हरिया उस घड़े को लेकर घर आ जाता है। घर पर उसकी बीवी सीमा रसोई में खाना बना रही होती है। सीमा, सीमा, अरे क्या हो गया जी? क्यों घर को सर पर उठा रखा है? क्या तुम्हारे पास कुछ रुपए है? क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास भला रुपए कहाँ से आएगा? और अगर मेरे पास रुपए होते तो क्या मैं रात को तुमसे लड़ाई करती? हाँ, अरे 1-2 रुपए तो वैसे भी घर की औरतों के पास होते ही है। 5-10 रुपए तो निकल ही जाते हैं। रुकिए। फिर सीमा रसोई में जाती और दाल के डिब्बे से 10 रुपए निकालकर ले आती है। ये लो, बस यही 10 रुपए थे मेरे पास, ये भी ले लो। हमारे पास ये रुपए भी ना बचे। ये क्या बोल रहे हो? ये 10 रुपए मैंने कल चिंटू को मेले में ले जाने के लिए रखा था और तुम उससे भी नहीं बचा रहे। जैसे ही हरिया मटके में पैसे डालता है
वैसे ही मटके में से 10 गुना और पैसे निकलकर हरिया के जेब में आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या जादू है? देखा देखा सुना तुमने जादुई तालाब के पानी का कमाल। इसे सिर्फ उल्टे ही काम करने की आदत है, इसलिए मैंने रुपए खत्म करने की बात कही और इसने मेरी जेब भर दी। भगवान का शुक्र है कि ये सब सच है। इससे तो हमारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। फिर हरिया उस मटके को लेकर बाहर जाता है और देखता है कि गांव के सरपंच के साथ सेठ धनी राम कुछ बातें कर रहा होता है। अरे सेठ, तुम रो क्यों रहे हो? सब जल्दी ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। अरे सरपंच जी, इन्हें क्या हुआ है? ये रो क्यों रहे हैं? और ये तो दूसरे गांव के धनी राम सेठ है और इनके पास तो करोड़ों की दौलत है, और ये रो क्यों रहे हैं? वो उनकी बातें सुनता है। सेठ अपनी चरम रोग से परेशान रो रहा होता है। हाँ, पर वो दौलत मेरे किसी काम की नहीं है। देखो, मेरे शरीर में ये चरम रोग हो गया है और ये ठीक होने का नाम भी नहीं लेता, और ये धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। इसकी वजह से मेरा शरीर पूरा सड़ता जा रहा है। हे भगवान, ये तो बहुत बुरी बीमारी है। मैंने सुना है कि तुम्हें दुआ विभूत जानते हो। अपनी दुआ से मेरे ये शरीर के चर्म रोग को दूर कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तुम जितने चाहे मैं उतने पैसे तुम्हें दूंगा। 10 लाख रुपए? तभी हरिया मटके के पानी को हाथ में लेकर बोलता है, तुम्हारे शरीर की सारी चमड़ी पूरी तरह से सड़ जाए। अरे अरे अरे, तुम ये बकवास क्यों कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बारे में ऐसा कहोगे? मैं अभी अपने तलवार से तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा, जब तुम मुझे दुआ की जगह बद्दुआ दे रहे हो। और तभी एकदम से सेठ धनी राम के शरीर से चरम रोग एकदम से गायब हो जाता है और सेठ खुशी में चिल्लाने लग जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या? देखो देखो सरपंच, मैं ठीक हो गया। देखो, ये लो ये लो, ये 15 लाख का चेक रखो तुम अपने पास। फिर हरिया भी अपने घर चला जाता है और घर जाकर वो 15 लाख का चेक अपनी बीवी को देता है। अरे अरे, 15 लाख का चेक! भगवान की कृपा से अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अरे यही नहीं सीमा, अब तो हमारी पूरे गांव में चर्चे हैं और फिर धीरे धीरे पूरे शहर में हमारी ही चर्चे होंगे और लोग यही समझेंगे कि ये सब हम अपनी हुआ भूभूति से कर रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता, ये तो जादुई तालाब के पानी का करिश्मा है। हाँ, अरे वाह, अब तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। भगवान का शुक्र है कि ये तालाब का पानी आपको मिला, जिससे हम सब बहुत अमीर हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि ये पानी इस मटके से कभी खत्म ना हो। अरे ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें बताया था ना, इस तालाब के पानी को सिर्फ उल्टे काम करने की ही आदत है। हे भगवान, और पैसे कमाने की चाह में कि मैंने क्या कर दिया। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? देखो देखो, मछली का सारा पानी गायब होता जा रहा है। चलिए चलिए, जल्दी से उसी तालाब में चलते हैं और दोबारा मटके में पानी भर कर ले आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो। और वो दोनों वही जंगल में चले जाते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? ये तालाब तो सूख गया है। इसका तो पूरा का पूरा पानी भी सूख गया है। एक गांव में बाबूलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही नेक दिल और स्वभाव से बहुत ही अच्छा इंसान था। बाबूलाल उसकी पत्नी रिया के साथ रहता था। बाबूलाल और उसकी पत्नी एक
मात्र खेती पर ही निर्भर थे, पर इस साल ज्यादा सूखा पड़ने के कारण खेती में बहुत ही नुकसान हुआ था। उनका 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। बाबूलाल का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था नामिक चंद। वो बहुत ही अमीर था, उसके पास सब कुछ था, उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी वो बड़ा ही निर्दय और बड़ा ही लालची किस्म का इंसान था। अजी अब तक ऐसी ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आज तो अंकल जाना भी नहीं है, आप कुछ करते क्यों नहीं? भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है इस साल सूखे की वजह से हमारी खेती नहीं हो पाई। तुम ही बोलो आखिर मैं क्या करूं? मुझे तो खेती के अलावा और कुछ आता भी नहीं है। अजी मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना आप अपने भैया से कुछ मदद मांग लेते हैं, उससे कुछ पैसे उधार लेके कोई दूसरा व्यवसाय करते हैं, इससे कम से कम हमें 2 वक्त का खाना तो नसीब होगा। तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, मैं ऐसा ही करता हूँ, जाता हूँ बड़े भैया के पास। और बाबूलाल अपने बड़े भाई नामिक चंद के पास जाता है। वो अपनी सारी आपबीती अपने बड़े भाई को बताता है। पैसा क्या पेड़ पे उगता है जो मैं तुम्हें यूं ही दे दूं? चलो दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए कोई पैसा। बाबूलाल निराश होकर दुखी मन से वापस होने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद बाबूलाल एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद को कोसने लगता है। हे ऊपर वाले, मुझे ये किस बात की सजा दे रहा है तू? मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि अपनी पत्नी को 2 वक्त का खाना भी खिला पाऊँ। इससे अच्छा तो तू मुझे मार ही देता। मुझसे और इस हालात में रहा नहीं जाएगा। नहीं और नहीं, मैं और दुख नहीं सह पाऊंगा। आज ही नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। बाबूलाल कुछ कदम आगे बढ़ता है, तभी उसे एक बुढ़िया आवाज देती है। बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सहायता करोगे? मैं ये लकड़ियों का गुच्छा उठा नहीं पा रही हूँ। क्या तुम इसे मेरे घर तक पहुँचा दोगे? मेरी बुढ़ी हड्डियों में अब ताकत ही नहीं बची। ठीक है अम्मा, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, चलो। बस बेटा, यही मेरा घर है, यही रख दे। बेटा, तुम मुझे बहुत दुखी लग रहे हो, आखिर बात क्या है? अम्मा, मैं एक किसान हूँ। इस साल ज्यादा सूखा होने के कारण मेरी फसल नहीं हो पाई। एकमात्र खेती से ही हमारा जीवन चलता है। घर पर मेरी बीबी है जिसे मैं अभागा 2 वक्त का खाना तक नहीं खिला सकता। बेटा, तुमने मेरी मदद की है, इतनी तकलीफ में होने के बाद भी। तुम बड़े अच्छे दिल के हो। रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। रुक, मैं अभी आई। उसके बाद वो बुढ़ी अम्मा अपने साथ एक मिट्टी का घड़ा लेकर आती है और उसे बाबूलाल को देती है। ये ले बेटा, ये एक जादुई घड़ा है, ये मैं तुझे देना चाहती हूँ। ये कोई साधारण घड़ा नहीं है बेटा, ये एक जादुई घड़ा है। तुम जो कुछ भी चाहो इस घड़े से मांग सकते हो। ये घड़ा तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी तो कोई इच्छा अब रही नहीं। अब मैं भला इस घड़े का क्या करूंगी? क्या सच में अम्मा, तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा है तो मैं ये जादुई घड़ा अपनी पत्नी को दूंगा। वो इस जादुई घड़े को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। आज तक मैंने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं दिया। बेटा, पर एक बात हमेशा याद रखना, ये जादुई घड़ा उसी की मदद करता है जो दिल का साफ और लालची ना हो। किसी गलत हाथों में गया तो उसका सर्वनाश हो जाएगा और ये घड़ा फिर से उसके पुराने स्थान पर आ जाएगा। अच्छा ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद बाबूलाल वो जादुई घड़ा लेकर अपने घर आ जाता है, अपनी पत्नी रीना को सारी बातें बताता है। क्या आप सच कह रहे हो?
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्या ये सच में एक जादुई घड़ा है? हाँ भाग्यवान, यकीन ना आए तो चलो इस घड़े से कुछ मांग कर देखते हैं। हे जादुई घड़े, हम लोग बहुत भूखे हैं, कृपया करके हमें कुछ खाने को दो। बाबूलाल के इतना कहते ही उस जादुई घड़े से तरह तरह के पकवान प्रकट होने लगते। बाबूलाल उसकी पत्नी पेट भरकर खाना खाते। बाबूलाल ने घड़े से रोज नई नई चीजें निकालना शुरू किया, कभी दाल, कभी चावल, कभी सरसों, और उन्हें बाजार में लेकर बेचता भी था। अब धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। एक दिन बाबूलाल सामान लेकर बाजार जा रहा था। उसके भाई ने पूछा, इतनी हड़बड़ी में कहाँ चले? यही बाजार में सामान बेचने। ये तो कुछ दिन पहले ही मेरे पास आया था मदद में, इसके पास तो खाने के भी लाले पड़े थे और आज सामान बेचने बाजार जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना ही पड़ेगा। आज उसका पीछा करता है। बाबूलाल जब सारा सामान बेच के बाजार से वापस घर जा रहा होता है, तभी मानिक चंद उसका पीछा करता है और खिड़की से झांकता है। बाबूलाल और उसकी पत्नी उस जादुई घड़े से अलग अलग सामान मंगा रहे होते हैं। उसका भाई ये सब देख रहा होता है। अच्छा, तो ये बात है, जादुई घड़ा। ये जादुई घड़ा मुझे चाहिए, वो भी आज रात होते ही। मानिक चंद चुपके से बाबूलाल के घर से वो घड़ा चुरा लेता है और भाग जाता है। वाह वाह, अब तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा, पर इस घड़े का इस्तेमाल कैसे करना है? ये जादुई घड़े, मुझे इतना सारा धन दे दो जिससे मैं इस दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली इंसान बन जाऊं। घड़े से धन निकलना शुरू हो जाता है। मानिक चंद यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उस घड़े का जादू एक बार शुरू होने पर बंद ही नहीं होता था। मानिक चंद घबराते हुए बोला, हे घड़े, अब रुक भी जाओ। पर उस घड़े से धन निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। मानिक चंद उसी धन के नीचे आके मर गया और निकल ही नहीं पाया। अपने लालच के चलते ही मानिक चंद को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। Please like, share and subscribe. अरे कलमुही लक्ष्मी, पता नहीं वो कौन सा मनहूस समय था जो मैंने अपने बेटे कालू की शादी तुझसे करवाई। तुम्हारी शादी को पूरे 2 बरस हो गए हैं, लेकिन अभी तक तूने मुझे एक पोता या पोती का सुख नहीं दिया। मेरे तो भाग ही फूट गए। पता नहीं मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। माँ जी, मैं क्या करूँ? मेरे बस में कुछ नहीं है माँ जी। मैं भी तो चाहती हूँ माँ बनना, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ माँ जी। चुप हो जा कलमुही। एक तो हमारा वंश आगे नहीं बढ़ा पा रही है और मुझसे जबान लड़ा रही है। कालू कौवा और लक्ष्मी चिड़िया की शादी को पूरे 2 बरस हो गए थे। उन दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। लक्ष्मी चिड़िया बहुत अच्छे घर से थी। लक्ष्मी चिड़िया और कालू कौवा के शादी के 2 बरस बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस वजह से लक्ष्मी की सास उसे हर रोज ताने दिया करती थी, उसे बहुत सुनाती थी, उसे बहुत भला बुरा कहती थी। रुक जा, आज कालू को आने दे। आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगी। मैं आ गया। और ये कैसा शोर है माँ? क्या हो गया? आप इतना चिल्ला क्यों रही हो माँ? बेटा कालू, ऐसा कब तक चलेगा? तुम दोनों की शादी को पूरे 2 बरस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारी कोई संतान नहीं हुई है। मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं भी तो अपने पोते पोतियों का शक्ल देखना चाहती हूँ मरने से पहले। ठीक है माँ, मैं कल ही डॉक्टर उल्लू के पास जाता हूँ और उन्हें अपनी परेशानी बताता हूँ कि हमें बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। अगले दिन कालू कौवा डॉक्टर उल्लू के पास आ जाता है और उसे सारी बात बताता है। तुम अपनी बीवी के साथ कल आओ कालू, मैं तुम दोनों का टेस्ट करूंगा और फिर ही बता पाऊंगा। ठीक है डॉक्टर जी, मैं कल आता हूँ।
अपनी बीवी के साथ। इतना कह के कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ, मैं डॉक्टर उल्लू से मिल के आ रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि कल लक्ष्मी को साथ में लेके आए। वो हम दोनों का कुछ टेस्ट करेंगे, उसी से बता पाएंगे कि हमें बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। कैसा टेस्ट? माँ, उस टेस्ट से ही पता चलेगा कि हमें बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। फिर रात हो जाती है। अगले दिन कालू कौवा लक्ष्मी चिड़िया के साथ डॉक्टर उल्लू के पास आ जाता है और डॉक्टर उल्लू लक्ष्मी चिड़िया और कालू कौवे का टेस्ट करते हैं। डॉक्टर उल्लू, हमारे टेस्ट का रिपोर्ट कब आएगा? तुम 3 दिन के बाद आओ, मैं टेस्ट का रिपोर्ट रेडी रखता हूँ। ये सारी बातें करने के बाद कालू कौवा और लक्ष्मी चिड़िया अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर कालू कौवा अपनी माँ को सारी बात बताता है। ठीक है बेटा कालू, हम 3 दिन इंतजार करते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाती है और चौथे दिन कालू कौवा डॉक्टर उल्लू के पास रिपोर्ट लेने आ जाता है। रिपोर्ट तो आ गया है। क्या है डॉक्टर रिपोर्ट में, बताइए ना मुझे। कालू, रिपोर्ट एकदम ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चे जल्दी हो जाएंगे। ये सारी बातें होने के बाद कालू कौवा रिपोर्ट लेकर घर की ओर आ जाता है। मैं आ गया माँ, रिपोर्ट भी लेके आया हूँ। क्या है बेटा रिपोर्ट में, मुझे बताओ, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, सब ठीक है, हमें बच्चे भी हो जाएंगे, बस लक्ष्मी थोड़ी कमजोर है, उसका ख्याल रखना होगा। मुझे पता था इसमें ही कोई ना कोई कमी होगी। ऐसे ही समय बीत जाता है, लेकिन लक्ष्मी चिड़िया और कालू कौवे की कोई संतान नहीं होती है। कालू बेटा, मैंने तेरे लिए एक गोरी कौवी देखी है। मैं तेरी दूसरी शादी करवाने वाली हूँ। ये लक्ष्मी तो मुझे कभी दादी बनने का सुख दे ही नहीं पाएगी। जैसा आपको ठीक लगे माँ। बेचारी लक्ष्मी चिड़िया किसी से कुछ ना कहती है, बस सबकी हाँ में हाँ मिलाती है। वो किसी से कुछ नहीं कह सकती है। कुछ ही दिनों में कालू कौवे की शादी हो जाती है। गोरी कौवे से उसकी दूसरी शादी होती है। शादी के बाद कालू कौवे और गोरी कौवे की पहली रात थी। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, वैसे ही दरवाजे पे किसी की आवाज आती है। वो और कोई नहीं बल्कि कालू कौवे की पहली पत्नी लक्ष्मी चिड़िया थी। कालू जी, दरवाजा खोलिए ना। कालू जी। शुक्रिया कालू जी, आपने दरवाजा खोला। लेकिन तुम्हें क्या हुआ लक्ष्मी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मेरे कमरे में मैं अकेले नहीं सो पाऊंगी, कृपया करके आप आज मेरे साथ सो जाओ। आपको तो पता है ना मैं कितनी बड़ी डरपोक हूँ, और वैसे भी आज ही मेरी सहेली की मृत्यु हुई है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं आज इसकी आत्मा मेरे पास ना आ जाए। प्लीज आज आप मेरे साथ सो जाओ। अगर मैं सुबह तक उस कमरे में अकेले रही तो सुबह तक मेरी मौत हो जाएगी। अरे लक्ष्मी, आज मेरी और गोरी की पहली रात है, तुम्हें पता है ना? कुछ देर सोचने के बाद कालू कौवा कहता है, ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जा पाऊंगा। एक काम करो, तुम ही हमारे साथ सो जाओ। ठीक है कालू जी, आप जैसा कहो। गोरी कौवी उन दोनों की सारी बातें सुनती रहती है और आग बबूला होकर कहती है, ये क्या मजाक है कालू जी, आज हमारी पहली रात है और तुम अपनी पहली बीवी को भी हमारे साथ सुलाना चाहते हो? आपका दिमाग तो ठीक है ना? अरे गोरी, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम थोड़ा दिमाग ठंडा करके सोचो। तुम्हें नहीं पता ये लक्ष्मी बहुत डरपोक है, और अगर मैंने इसे अकेला छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी का बीपी भी लो है। और वैसे भी एक रात की तो बात है, एक रात में कुछ नहीं होता। तुम ये कैसे बोल सकते हो कालू जी कि एक रात की बात है? ये रात हम दोनों के लिए कितनी खास है, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का। और वैसे भी ये झूठ बोल रही है, क्योंकि ये नहीं चाहती हम दोनों साथ में खुश रहे, और ये हमारी पहली रात खराब करना चाहती है। आप भोले हो कालू जी, इसीलिए आप इसकी बातों में आ सकते हो, लेकिन मैं इसकी सौतन हूँ, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। चुप हो जाओ गोरी, तुम लक्ष्मी को बिल्कुल भी नहीं जानती हो। तुम्हें पता है, जब माँ ने लक्ष्मी से कहा था कि वो मेरी दूसरी शादी करवाने वाली है, तो लक्ष्मी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं पूछा था। वो सिर्फ मेरी खुशी चाहती थी। मेरी शादी के लिए वो बस इतना चाहती थी कि मैं खुश रहूं, और तुम इससे इतना भला बुरा कह रही हो। मैं जानता हूँ लक्ष्मी को,
वो मुझसे कभी झूठ नहीं कहती। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी पहली बीवी ही सही लगती है और तुम उसको हमारे साथ सुलाना चाहते हो, तो तुम दोनों साथ में सो, मैं हॉल में जाके सो जाऊंगी। मुझे कोई शौक नहीं है इसके साथ सोने का। अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो फिर ठीक है, जैसा तुम्हारा मन, तुम जा सकती हो। और वैसे भी आज लक्ष्मी को मेरी जरूरत है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम दोनों मेरी बीवी हो, तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मुझे तुम दोनों का ख्याल रखना होगा। और लक्ष्मी को आज मेरी जरूरत है तो मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। ये सारी बातें सुनकर लक्ष्मी चिड़िया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। लक्ष्मी बेड पर सोते सोते सोचती रहती है, मुझे सब पता है गोरी, तेरी माँ ने कालू जी की प्रॉपर्टी लूटने के लिए कालू जी से तेरी शादी करवाई है। मुझे पता है तुझे कालू जी से कोई प्यार नहीं है, तू बस उन्हें लूटना चाहती है, लेकिन मैं मेरे भोले पति को इस तरह बर्बाद होने नहीं दूंगी। तुझे तो मैं सबक सिखा के रहूंगी, बस देखते जा आगे आगे क्या होता है। वही दूसरी ओर गोरी कभी भी मन ही मन ये सोचते रहती है कि आज जो तूने किया ना लक्ष्मी, मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। तू देख लेना मैं कैसे तुझे इस घर से बाहर निकालती हूँ। तू जानती है ना तूने किससे पंगा लिया है, मेरा नाम भी गोरी है। तुझे तो मैं इस घर से निकाल के रहूंगी, तुझे मैं कैसे धूल चटाती हूँ, तू देखती जा। ऐसे ही सुबह हो जाती है और कालू कौवा दफ्तर के लिए निकल पड़ता है। अरे लक्ष्मी, कहाँ मर गई? मेरा चाय नाश्ता कहाँ है? इस करमजली से कोई काम नहीं होता ठीक से। आई माँ जी, ये लीजिए चाय नाश्ता, बहुत बड़ा उपकार किया हो मुझ पे, ऐसा बोल रही है। अरे बेटा गोरी, तू उठ गई, तू आराम किया कर बेटा, काम ये लक्ष्मी है ना, ये सारा काम कर लिया करेगी, तू बस मुझे एक पोता दे दे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन गोरी की माँ गोरी से मिलने आती है। अरे माँ आइए ना, आप कैसी है माँ? आइए ना मेरे कमरे में चलिए। आप कैसी हो माँ, बताओ मुझे। ये सारी बातें तू छोड़, तू ये बता गोरी, तूने पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम की, तूने कालू से बात की? अरे माँ कहाँ, ये लक्ष्मी है ना, इनकी पहली बीवी, ये मुझे और कालू जी को कभी अकेला ही नहीं छोड़ती, जब देखो उनके पीछे पीछे घूमते रहती है। अरे गोरी, जल्दी कुछ करना होगा, इन्हें हमारे बारे पता चलने से पहले हमें हमारा काम करना होगा। तू समझ रही है ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ माँ, तुम परेशान मत हो, मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है, और वैसे भी ये मेरा 5वां शिकार है, जल्द ही कुछ न कुछ करती हूँ। उन दोनों माँ बेटियों की सारी बात लक्ष्मी चिड़िया सुन लेती है और उन दोनों की सारी बातों का वीडियो बना लेती है। बस मुझे इसी चीज का इंतजार था, अब मैं सबके सामने लाऊंगी इन दोनों माँ बेटी का चेहरा। अपने कालू जी को मैं किसी भी हाल में बचाऊंगी। शाम हो जाती है और कालू कौवा भी घर आ जाता है। घर आके कालू कौवा लक्ष्मी चिड़िया से कहता है, लक्ष्मी सबके लिए भोजन लाओ। तभी गोरी कौवी कहती है, तुम रुको मैं लाती हूँ। के बाद गोरी कौवी कालू कौवे के लिए और सभी के लिए भोजन लेने चली जाती है। तभी लक्ष्मी चिड़िया देखती है कि गोरी कौवी सभी के भोजन में जहर मिलाते रहती है। ये सारी चीजें लक्ष्मी चिड़िया रिकॉर्ड कर लेती है। हे भगवान, ये हमें मारना चाहती है, ये कैसी कौवी से शादी कर लाए कालू जी। मुझे ये भोजन सभी को खाने से रोकना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। गोरी कौवी सभी को भोजन परोसती है। जल्दी से भोजन खाइए और बताइए भोजन कैसा है। जैसे ही कालू कौवा और उसकी माँ भोजन खाने ही वाले थे, तभी लक्ष्मी चिड़िया आकर भोजन फेंक देती है। ये क्या कर दिया लक्ष्मी तूने? तेरा दिमाग तो ठीक है ना, सारा भोजन गिरा दिया। अरे करमजली, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? लगता है तुझे घर से निकालना ही पड़ेगा। देखा ना कालू जी, मैंने आपसे कहा था ना, आपने मेरी बात नहीं सुनी। ये नहीं चाहती कि हम दोनों साथ में खुश रहे, लेकिन आपने मेरी बात मानी ही नहीं। अब आपका क्या कहना है? लक्ष्मी, तुमने ये सब क्यों किया, बताओ मुझे। कालू जी, इस गोरी ने खाने में जहर मिलाया है ताकि हम सब ये खाना खा ले और हम मर जाए और ये सारा प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले। तभी कालू कौवा लक्ष्मी चिड़िया को एक थप्पड़ लगाता है
और कहता है, अब और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता लक्ष्मी, तुम्हारी ये सारे झूठ। उस रात भी तुमने यही किया था, आज भी तुम यही कर रही हो। कालू जी ये झूठ कह रही है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, मेरे पास प्रूफ है। उसके बाद लक्ष्मी चिड़िया सभी को वो सारी वीडियो दिखाती है। कालू जी ये आपसे प्यार नहीं करती है, बस इसे आपकी प्रॉपर्टी चाहिए। उसके बाद कालू कौवा फौरन पुलिस को कॉल करता है और गोरी कौवी को गिरफ्तार करवाता है। लक्ष्मी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे गलत समझा। मुझे भी माफ कर दो लक्ष्मी, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। अरे आप दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप दोनों तो मेरा सब कुछ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और लक्ष्मी चिड़िया के 3 बेटे भी हो जाते हैं और उसका पूरा Please like, share and subscribe. अरे चिल दीदी ये क्या है, तुम्हारी दीदी अब मॉडर्न हो गई है। तुम्हारी दीदी अब मांस नहीं खाती बल्कि उसे आग में भून कर खाती है। आज तो शिकार हाथ ही नहीं लगा, नहीं तो मैं तुम्हें भी चखाती, तुम अपना पंख चाटते रह जाते। अरे चिल दीदी, अंडे तो मैं भी रोज ले आता हूँ पक्षियों के घोंसले से चुरा कर, लेकिन अभी मांस मुंह नहीं लगा। लेकिन आपकी बातें सुनकर मेरा भी मन हो रहा है कि मैं भुना हुआ मांस खाऊं। मैं तो जब भी आसमान में ऊंची उड़ान लेती हूँ सभी पक्षी अपने बच्चों को छुपाने में लग जाते हैं। कालू कौवा तुम पे तो कोई शक भी नहीं करेगा, जाओ और किसी का बच्चा चुरा ले आओ। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है दीदी, पर तुम एक काम करो, तुम आसमान में एक ऊंची उड़ान लो और वापस आ जाओ। इस तरह सब पक्षी यही समझेंगे कि तुमने ही उनका और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। चील आसमान में एक ऊंची उड़ान भरती है और सभी पक्षी उसे देखकर अपने अपने बच्चों को छुपा लेते हैं और वो चील वापस चली आती है। ये देख तोता बोलता है, वो चील वापस चली गई है, अब मैं अपना भोजन ढूंढ लाता हूँ। और फिर ऐसा कहते हुए वो तोता भोजन के तलाश में चला जाता है, लेकिन कल्लू कौवा छुपा हुआ ये सब देख रहा था। तोता वहां से जैसे जाता वैसे कल्लू कौवा वहां पे झट से उसके घोंसले में घुस जाता और उसके बच्चों को अपने सख्त पंजों में उठा के भाग जाता है। दीदी कैसा रहा मेरा आइडिया? कल्लू तुम तो बड़े शैतान हो, लाओ इसे अब मैं भूनती हूँ, इसका तंदूरी कबाब बनाती हूँ। और फिर वो चील और वो कौवा उस तोते के छोटे से बच्चे को भून कर खा जाते हैं। वाह वाह दीदी, मैं तो भोला ही रहा, सूखा रुखा और फल खाकर जीता रहा। असल जिंदगी का मजा तो ऐसे स्वादिष्ट खाना खाने में ही है। आज का लंच तो हो गया, अब ऐसे ही कोई बच्चा चुरा लाया करना और मैं उसे भूना करूंगी और हम मिलकर उसे खाया करेंगे। वो चील भी अब बूढ़ी हो चुकी थी, वो तो खुद अब शिकार पे भी जाने से डरा करती थी। वो तो खुद ऐसे लालची पक्षियों की तलाश में रहती थी जो शिकार में उसकी मदद करे। फिर रात हो जाती और वो कौवा अपने जंगल चला जाता और चिल वहीं अपने घोंसले में सो जाती है। जालिम चिल मेरे बच्चों को उठा ले गई, किसी ने मेरी मदद नहीं की। तोता भैया, लेकिन वो चील तो थोड़ी देरी आसमान में उड़ने के बाद वापस चली गई थी। मैं भी यही सोचकर भोजन की तलाश में चला गया था, लेकिन मेरा बच्चा। लेकिन आज से हम अच्छे से देखकर ही भोजन की खोज में जाया करेंगे। चील आसमान में हो तो हम अपने अपने घोंसले में ही रहेंगे। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि चील फिर से आ जाती है। चील को देखकर चिड़िया कहती है, वो देखो कबूतर, आज फिर उड़ती फिर रही वो चील। पहले तो कभी कभार ही आया करती थी, लेकिन अब तो रोज ही आ जाती है। और वो चील एक चक्कर लगाने के बाद अपने आप ही चल जाती है। अब जल्दी जल्दी अपना अपना भोजन ढूंढ लो सब, क्योंकि वो चील चली गई है। फिर ऐसे ही वो भोजन की खोज में चले जाते हैं, लेकिन कल्लू आ जाता है और मैना की छोटे से बच्चे को उठाकर भाग जाता है। कल्लू चील से कहता है, दीदी सरप्राइज, आज मैंने मैना का बच्चा ही हाथ मार दिया। ऐसे तो हम दोनों मिलकर
सारे जंगल के पक्षी ही खा जाए तो भी किसी को पता नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब जब तक मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की रहेगी, हम दोनों ऐसे ही हर रोज भुना हुआ मांस खाएंगे। और फिर चील वो छोटे से मैने के बच्चे को आग में भूनती। मैं तो पहले भी ऐसा कहती थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मैंने अपने सारे बच्चों को खो दिया। मेरा बच्चा तो खा गई वो चील, लेकिन अब मैं तुम लोगों के घोंसलों के पास ही बैठा करूंगी और तुम भोजन की खोज में चली जाया करना। और वो चील अगर मुझे दिख गई तो या तो मैं मर जाऊंगी या उसे मार दूंगी। मुझे भी अब जीकर क्या करना है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ बहन, क्योंकि मेरे भी बच्चों को उस चील ने उठाकर खाया है और फिर मैना ऐसा ही करती है। वो घोंसले के पास रहती है, बाकी पक्षी भोजन की खोज में चले जाया करते हैं। अरे कल्लू कौवे, क्या हुआ आज? कोई शिकार तुम लेकर नहीं आए? सब ठीक तो है ना? मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा हूँ और अब तक हार कर तुम्हें ये बताने आ गया। वो मैना सभी पक्षियों के घोंसले के पास बैठी है और सभी के बच्चों की रक्षा कर रही है। मुझे तो नहीं लगता है कि अब हमें कोई शिकार मिल पाएगा। लगता है अब मुझे फिर से वो सूखे दाने खाने पड़ेंगे। कितना मजा आ रहा था भुने भुने मांस खाने में। कल्लू, मेरे पास इनका एक उपाय है। क्या क्या दीदी? अगर तुम्हारे पास उपाय है तो जल्दी से बताओ। मेरे चोट से तो भुने हुए मांस का स्वाद ही नहीं जा रहा। पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगी। और जैसे ही कल्लू कौवा चील के थोड़े पास जाता है, वो उसे झट से दबोच लेती है। कल्लू चीख कर कहता है, दीदी ये क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा पार्टनर हूँ। चील हंसकर कहती है, मैं जानती हूँ कल्लू कौवे, पर तुम अब मेरे भी तो काम नहीं आ सकते। कल का तो कुछ पता नहीं, पर आज तो भुना हुआ कौवा खा लूं, मांस भी काफी है तुम पर। और फिर वैसे ही चील उस कालू कौवे को भूनकर खा जाती।